राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की गंभीर स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे दो बड़ी बैठकें। इन बैठकों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की तीनों नगर निगम के मेयर भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और तैयारी को लेकर की समीक्षा बैठक। अस्पतालों में बेड और आइसोलेशन वार्ड की जरूरतों पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों का लिया संज्ञान और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से आपातकालीन योजना बनाने का दिया निर्देश। नेपाल संसद द्वारा पास किए गए संविधान संशोधन विधेयक को भारत ने किया खारिज। विदेश मंत्रालय ने कहा, नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों से है परे। दोनों देशों के बीच सीमाओं को लेकर आपसी समझ का भी नेपाल ने किया उल्लंघन। देश में कोविड-19 में सक्रिय मामले हुए 1,45,779। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 49.95%। 1,54,000 से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 78 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। पुलिस द्वारा एक अन्य अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति की मौत की खबर के बाद अटलांटा पुलिस प्रमुख ने दिया इस्तीफा। घटना के बाद अटलांटा और अमेरिका के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन तेज। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देशों में भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है और भारत के करीब 60% मामले सिर्फ 10 शहरों से सामने आए हैं। हालांकि भारत में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा करीब 50% के पास पहुंच गया है, जो थोड़ी राहत भरी खबर है। लेकिन दिल्ली, मुंबई जैसे कुछ महानगरों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। यहां मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना की गंभीर स्थिति को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आज दो बड़ी बैठकें करेंगे। इन बैठकों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री सहित दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की तीनों नगर निगम के मेयर भी शामिल होंगे। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि कोरोना के करीब 60% मामले सिर्फ 10 शहरों से हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों मामलों का खुद संज्ञान लेते हुए 4 राज्यों से जवाब भी मांगा है, जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ दिल्ली भी है। दिल्ली में शुक्रवार शाम के आए आंकड़े ये बताते हैं कि एक नया रिकॉर्ड बना है, जिसमें 24 घंटों में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा अब 37,000 के करीब पहुंच गया है। दिल्ली सरकार पहले ही कह चुकी है कि यहां मरीजों के मुताबिक अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या कम है, लेकिन मौजूदा अस्पतालों से भी भयानक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर 3% के आसपास पहुंच रही है, जो चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है कि दिल्ली में जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मानती है कि दिल्ली सरकार से भारी चूक हुई है। टेस्टिंग में बहुत भारी कमी, जबकि एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं और आप टेस्टिंग कम कर रहे हो। दूसरा, ट्रेसिंग, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो तो दिल्ली में 0 है। अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो वहाँ 46% कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं राज्य, लेकिन दिल्ली में वहीं 2% हो रही है। कंटेनमेंट जोन आपने जो बनाया उनमें एहतियात नहीं बरते गए। वहाँ पर जो रूल्स, जो नियम लागू होने चाहिए वो सही से नहीं हुए। इलाज की अगर हम बात करें तो सरकारी अस्पतालों में बद इंतजामी के हाल हैं, वहाँ लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है। 3 लाख का आंकड़ा पार कर गया है और पहली बार सबसे ज़्यादा 11,000 से ज़्यादा एक दिन में 24 घंटे में वो केसेज आए हैं। लगभग 9,000 का आंकड़ा छू रहा है, जिसमें लोगों की मौत हुई है। 9,000 का आंकड़ा छू रहा है, जिसमें लोगों की मौत हुई है।
तो ये वास्तव में चिंता की बात है। देश की राजधानी के इन हालातों को देखते हुए अब गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक बुलाई है, जो रविवार सुबह 11 बजे होगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, उपराज्यपाल अनिल बैजल सहित गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी भी होंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के तीनों नगर निगमों के मेयरों के साथ भी बैठक करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली के हालात को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी, और इतना ही नहीं, मौजूदा हालात के मद्देनजर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है। वहीं दिल्ली में टेस्टिंग रेट में भी कमी के संकेत दिखाई दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र को कोविड-19 रोगियों के लिए बिस्तर और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अदालत में ही दिल्ली सरकार ने बताया था कि 9 जून तक दिल्ली के अस्पतालों में करीब आधे बिस्तर उपलब्ध थे, साथ ही करीब 50% वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां कोरोना संक्रमण के आंकड़े आने की दर सबसे ज्यादा है। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि बड़े शहरों में संक्रमण फैलने के बाद अब छोटे शहरों और कस्बों पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। डीडी न्यूज़। और गृह मंत्री की आज होने वाली बैठकों पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं वो काफ़ी चिंता पैदा करते हैं, और उसमें 60% जो मामले हैं वो बड़े शहरों के हैं, चाहे हम दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें। इस सब के बीच आज जो बैठक होने वाली है गृह मंत्री की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या कुछ एजेंडा है इसका? जी बिल्कुल, देखिए, और कल प्रधानमंत्री ने इस पूरी स्थिति को लेकर जो कोरोना संकट है उसको लेकर समीक्षा बैठक बुलाई थी, और खास तौर से दिल्ली में जो बढ़ते हुए मामले हैं उस पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से ये निर्देश आया था कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली की एलजी के साथ, और जो और भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य हों या फिर जो तीनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनके मेयर्स और अधिकारियों के साथ। तो एक तरह से कोऑर्डिनेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं, व्यापक स्तर पर रणनीति योजना बनाई जा सके, उसके लिए बैठक बुलाने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था। उसके बाद ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी, और निश्चित तौर पर काफी अहम है ये दोनों बैठकें। गृह मंत्री जब मिलेंगे, एक मामलों को के बढ़ने का दर जो था मई में, माफ कीजिएगा, तो वो जून में काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसका ये मतलब है कि जो रिकवरी रेट में थोड़ी कमी आई है, तो इसका ये मतलब है कुछ सख्ती जरूर बढ़ाने की जरूरत है, चाहे कंटेनमेंट जोन हो या मार्केट प्लेसेस हो। इसको किस तरह से किया जा सकता है, टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। कल दिल्ली में करीब 6000 टेस्ट हुए थे, 2000 से ज्यादा उसमें मामले सामने आए। तो इस तरह से कह सकते हैं ये जो तमाम मुद्दे हैं, तमाम इश्यूज हैं, उन पर चर्चा की, न सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री एलजी के साथ, लेकिन बाकी जो स्टेक होल्डर इन बैठकों में, जो एम्स के निदेशक है रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर गुलेरिया, वो भी मौजूद रहेंगे, और भी जो गृह मंत्रालय हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो या दिल्ली सरकार के सारे ऑफिशियल्स मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं व्यापक स्तर पर पूरी रणनीति इस चुनौती से निपटने की। और निश्चित तौर पर आप जो बात कर रहे हैं, चाहे दिल्ली की बात हो, चेन्नई, थाने हो, अहमदाबाद, इंदौर, ये इस तरह के जो शहर है, देश के जो 65-70% मामले इन्हीं शहरों में है, और दिल्ली को लेकर निश्चित तौर पर खास चिंता है। जब आज गृह मंत्री इस बैठक में बातचीत करेंगे, तो कई जो आने वाले समय में किस तरह से सख्ती से न सिर्फ टेस्टिंग की संख्या बढ़ाकर बल्कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और मजबूत करके, ये तमाम जो पहलू है इस पर चर्चा हो सकती है। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारियों के लिए। और आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। और कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत में जंग जारी है। कोविड के ताज़ा हालात की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की। बैठक में कोविड-19 की राष्ट्रीय स्तर की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली सहित विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का जायजा लिया गया। बैठक में नीति आयोग के सदस्य और मेडिकल एक्सपर्ट्स मौजूद थे। कोविड-19 के मौजूदा हालात और संभावित परिदृश्य पर बातचीत की गई।
कोरोना संक्रमण की भारी संख्या बड़े शहरों में है। ये बैठक में ये निकल के आया है कल, और कोविड-19 के मौजूदा हालात और संभावित परिदृश्य पर एक प्रस्तुति भी प्रधानमंत्री को दी गई कल की बैठक में। कोविड-19 के कुल मामलों में से 2/3 जो मामले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 राज्यों में हैं। ये इस बैठक में निकल के आया। कोरोना संक्रमण की भारी संख्या बड़े शहरों में है, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था। बड़े शहरों में चुनौतियों से निपटने के लिए जांच की संख्या बढ़ाने, बेड और बाकी जरूरी सेवाओं की उपलब्धता पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने शहरों और जिलों में बेड, आइसोलेशन बेड की जरूरत से जुड़ी अधिकार प्राप्त समूहों की समीक्षा की। पीएम ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को काफ़ी ज़रूरी निर्देश भी इस बैठक में दिए हैं और कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर आपातकालीन योजना तैयार करें। कोविड-19 के मौजूदा हालात और संभावित जो भी परिदृश्य थे उस पर प्रधानमंत्री को पूरी प्रस्तुति इस बैठक में दी गई। और मुख्य रूप से 5 राज्य हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं और बड़े शहर हैं देश के जो संवेदनशील हैं, ये बात बैठक में रखी गई। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि जिस तरह से कोरोना महामारी का महानगरों पर असर देखने को मिल रहा है, ऐसे में बड़े शहरों के लिए माइक्रो प्लानिंग जरूरी है। हमें अपनी जो शहर है उसके लिए एक माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, लोग एक कमरे में 5-6 लोग रह रहे हैं, बाथरूम टॉयलेट वो शेयर करते हैं, दूर नहीं रह पाते। तो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी कि इन लोगों को शिफ्ट करके हम ऐसी फैसिलिटी में डालें जहां से ये आगे इन्फेक्शन ना फैलाएं। इन एरियाज को हम कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं, जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको हम क्या अलग रख सकते हैं जिससे उनको इन्फेक्शन ना हो और डेथ रेट ना बढ़े। तो इन शहरों के लिए हमें एक अपनी तरफ से नई प्लानिंग करनी पड़ेगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में वर्चुअल रैलियां कर रही है, जिसके जरिए सरकार की पहले साल की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनेक राज्यों के लिए वर्चुअल रैलियां आयोजित की जाएंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और नरेंद्र सिंह तोमर इन रैलियों को संबोधित करेंगे। और आइए इन रैलियों के बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजेश, आज की अगर हम रैलियों की बात करें तो कौन कौन से वो प्रमुख नेता हैं जो वर्चुअल रैलियां करेंगे और किस तरह से बीजेपी का ये कैंपेन जो है आगे बढ़ रहा है? देखिए चंद्रशेखर, आज सबसे पहले 11 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे और इसी के साथ आज की जो रैलियों का सिलसिला है उसका कहीं ना कहीं आगाज हो जाएगा। और उसके बाद 3 बजे जो सड़क और परिवहन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी हैं, वो नागपुर से जुड़ेंगे गुजरात जनसंवाद रैली के लिए। और शाम 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे कर्नाटका के लिए। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार के 1 साल की उपलब्धियों को जनता तक ले जाने के लिए, प्रधानमंत्री के जो पत्र हैं उनको करोड़ों लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मशक्कत कर रहे हैं। लगातार वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाई जाए और तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं और जो सरकार के द्वारा काम है, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, या फिर संसद में जो तमाम जो विधेयक जो पारित कराए गए, चाहे वो ट्रिपल तलाक बिल हो या फिर राम जन्मभूमि न्यास परिषद जो ट्रस्ट का गठन हो, इन तमाम उपलब्धियों को, सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो घर घर तक ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के पत्र जो जनता के नाम है, कार्यकर्ताओं के नाम है, उनको कहीं ना कहीं जनता जो है जनता तक सीधे पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इस कड़ी में चूंकि लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से भारत सरकार ने वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से अपनी भूमिका को स्थापित करने की कोशिश की है, उन भूमिकाओं को जनता के बीच ले जाने के लिए और लॉकडाउन के दौरान
क्योंकि सीधा संवाद जनता से कैसे हो, कैसे इसको स्थापित किया जाए और इस कोरोना महामारी, इस कोरोना संकट के दौरान कैसे पार्टी जनता से सीधे मुखातिब हो, इसके लिए एक नए प्रयोग के तौर पर वर्चुअल रैलियां करके भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच है और ये कोशिश कर रही है कि वो जनता से सीधा संवाद स्थापित करे और जनता की दुख तकलीफ में शामिल होने का कोशिश भी करे। शुक्रिया आपका राजेश, हमसे बातचीत करने के लिए। और अगली खबर की ओर चलते हैं। देश में कोरोना की जंग जारी है। कोविड संक्रमितों की संख्या भले ही बढ़ रही है, लेकिन कोरोना को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 49.94% पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कुल 1,54,329 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वहीं संक्रमितों की संख्या 1,45,779 हो गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 11,458 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कारण 8,884 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए बनाए गए नियमों के उल्लंघन पर अब जुर्माना भरना पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली एपिडेमिक डिजीज मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 रेगुलेशन 2020 को मंजूरी दे दी। इन नियमों के प्रभावी होने के साथ ही दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों, डीएम, एसडीएम, उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों, डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर और इससे ऊपर रैंक के अधिकारियों को कोविड-19 के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार मिल गया है। कोरोना काल में सभी लोगों को क्वारंटीन से संबंधित गाइडलाइंस के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क या कवर की अनिवार्यता, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन की मनाही जैसे नियमों का पालन करना जरूरी है। इन नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वालों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं फिर से गलती दोहराने वाले लोगों से जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। वहीं अगर उल्लंघन करने वाला जुर्माना की राशि नहीं भरता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर नेपाल संसद के निचले सदन द्वारा पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक को खारिज किया है। दरअसल नेपाल की संसद ने राजनीतिक नक्शे को संशोधित करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक को पास किया, जिसके मुताबिक भारत के कुछ हिस्सों को इसमें दिखाया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस संबंध में हमारी स्थिति एकदम स्पष्ट है। नेपाल का दावा ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है। साथ ही ये दोनों देशों के बीच सीमाओं को लेकर आपसी समझ और परस्पर बातचीत का भी उल्लंघन है। नेपाल की संसद द्वारा राजनीतिक नक्शे को संशोधित करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक को पास करने के कदम को नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत मंजीव पुरी ने गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि नेपाल के इस कदम से भारत और नेपाल के बीच आपसी संबंधों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। Came up at a particular time in Nepal's politics where there was a great deal of uncertainty regarding the seat of government, the Prime Minister. This was an old issue which was raked up. They have now released an updated map. It has gone through one of the most significant processes, that too in a special sitting of the House of Representatives on Saturday, which is a holiday here in Nepal. And look, what is being done is to, in a sense, make this whole thing kind of a line in stone. And that's what makes the thing very untenable. It should have been avoided at all costs. And considering especially the very strong and diverse ties between India and Nepal in all facets of life, and particularly among our people. और आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर चलते हैं। पूरी दुनिया इस समय कोविड-19 के कारण बेहाल है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक विश्व भर में कोरोना वायरस से 77,57,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और इससे मरने वालों की संख्या 4,29,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका इस महामारी से सबसे ज्यादा ग्रसित है और देश में 1,15,000 से अधिक मौतें हुई हैं, जबकि 20,73,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। खासकर फ्लोरिडा में कई रियायतें देने के बाद कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और अधिकारियों ने राज्य में करीब 2,500 से अधिक नए मामलों की पुष्टि की है। फ्लोरिडा में अब तक इस महामारी के कारण 3,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं।
वहीं अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस के कारण हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। इस महामारी के कारण मरने वालों की संख्या के आधार पर ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए ब्राज़ील दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ब्राज़ील में 42,700 से अधिक लोग इसका शिकार बन चुके हैं। वहीं देश में 8,50,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। रूस की अगर बात करें तो रूस में भी कोविड-19 के मामलों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। देश में 5,19,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 6,800 से ज़्यादा हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने रूस में मृतकों की बढ़ रही संख्या पर चिंता जताई है और साथ ही चेतावनी दी है कि देश में मृतकों की संख्या और भी तेजी से बढ़ सकती है। वहीं बांग्लादेश में कोरोना वायरस महामारी के लगातार प्रसार के बीच सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला किया है। बांग्लादेश के लोक प्रशासन राज्य मंत्री फरहाद हुसैन ने यूएनबी को बताया कि केवल रेड जोन में लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी। सरकार ने तय किया है कि उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्रों में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 14 से 21 दिन का लॉकडाउन लागू किया जाएगा। लोक प्रशासन राज्य मंत्री ने कहा कि रेड जोन वाले क्षेत्रों में लॉकडाउन की निगरानी के लिए एक समिति का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजधानी ढाका और देश के अन्य हिस्सों में रेड जोन में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों को अंतिम रूप दे दिया गया है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए अभी तक कॉक्स बाजार में कुछ इलाकों, नारायणगंज, ढाका में राजा बाजार, नरसिंहडी और बंदरबन सदर के कुछ हिस्सों को रेड जोन घोषित किया गया है। इन इलाकों में कार्यालयों, परिवहन और लोगों के आवागमन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच बांग्लादेश में शनिवार को कोरोना वायरस के 2,856 नए मामले सामने आए हैं और देश में 44 लोगों की मौत हो गई है। बांग्लादेश में कोरोना वायरस से कुल संक्रमितों की संख्या 84,379 तक पहुंच गई है। वहीं कुल 1,139 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन की राजधानी बेजिंग में पिछले 3 दिन में कोरोना वायरस के स्थानीय स्तर पर संक्रमण फैलने के 45 नए मामले सामने आने के बाद खाद्य पदार्थों के सबसे बड़े थोक बाजार समेत 6 बाजारों को बंद कर दिया गया है। शिनफादी बाजार में आयातित सालमन मछली बाजार में कोरोना वायरस पाया गया था। ग्राहकों और मांस विक्रेताओं समेत सभी का परीक्षण किया गया था। हालांकि संक्रमित मिले लोगों में कोई लक्षण नहीं थे। सभी को चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है। बाजार के नजदीक के 11 आवासीय इलाकों को भी बंद कर दिया गया है। मैक्सिको की अगर बात करें तो मैक्सिको में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने लॉकडाउन हटाने का बड़ा फैसला किया है। मैक्सिको सिटी के मेयर ने कहा कि मैक्सिको की राजधानी क्षेत्र से अगले सप्ताह कार यातायात और सार्वजनिक परिवहन पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। साथ ही देश के 3,40,000 कारखानों में लोगों को काम पर वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। देश में कोरोना वायरस के कुल 1,42,690 पुष्ट मामले हैं। सरकार ने कहा कि वाहन यातायात और सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध सोमवार से कम कर दिए जाएंगे और मंगलवार को सैनिटरी सुरक्षा के तहत कारखाने खुलने शुरू हो जाएंगे और गुरुवार से छोटी दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति होगी। यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो बाद में स्ट्रीट मार्केट और शहर का ऐतिहासिक केंद्र 22 से 28 जून से फिर से खोला जाएगा। अटलांटा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से 27 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति की मौत के बाद हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अटलांटा पुलिस प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। अटलांटा के मेयर ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रमुख का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। जॉर्जिया जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब पुलिस हिरासत में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इसी बीच पुलिस रिफॉर्म के लिए तैयार किया गया पैकेज न्यूयॉर्क राज्य प्रशासन द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है। न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली और सीनेट ने पुलिस द्वारा संदिग्धों को गर्दन से पकड़ने पर रोक लगा दी है। वहीं एक बिल भी पास किया गया जिसमें पुलिस में रंग भेद आधारित असमानता का खुलासा करना कानूनी रूप से जरूरी होगा। सिर में दर्द एक आम समस्या है। ये हमारे सामान्य कामकाज को प्रभावित कर रहा है और जाते जाते हम आपको बुलेटिन में छोड़ जाते हैं आज के योग सूत्र के साथ। इसमें आचार्य प्रतिष्ठा हमें बता रही हैं इसी समस्या का योग से कैसे निदान किया जाए। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। सर दर्द रहना, सर में भारीपन रहना,
ये आजकल एक आम समस्या हो गई है और उसके कारण बहुत सारे हैं। कुछ लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है तो आधे सर में दर्द होता है, कुछ को भोजन अनियमित होने से सर में दर्द हो जाता है, कुछ को एसिडिटी से भी सर में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को स्ट्रेस से भी सर में दर्द हो जाता है, कुछ को एंग्जाइटी से दर्द हो जाता है, कुछ को ट्रैवल सिकनेस होती है तो भी सर में दर्द हो जाता है, या फिर नींद अच्छे से नहीं आई तो भी सर में दर्द हो जाता है। कारण कोई भी हो, समाधान निश्चित रूप से योग में छिपा है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप बहुत ही सुगम योग की क्रियाएं करके अपने सर के दर्द से निजात पा सकते हैं, सर दर्द की समस्या से दूर रह सकते हैं। कौन सी हैं ये आसान से योग की क्रियाएं, आप इन्हें अच्छे से देखें, समझें और फिर रोज इनका अभ्यास जरूर करें। विभक्त हस्तपाद, जिन्हें कमर में दर्द है और वो हस्तपाद आसन नहीं कर सकते, वो विभक्त हस्तपाद यानी मॉडिफाइड हस्तपाद आसन से भी उसके लाभ ले सकते हैं। पैरों को कंधों की ही चौड़ाई में खोल लेना और धीरे धीरे आगे की ओर झुकना और बस इस स्थिति में रुक जाना, गर्दन को ढीला छोड़ देना, हाथों को ढीला छोड़ देना, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल, लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल, टुवर्ड्स योर हेड। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकना, नॉर्मल ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड स्टेट, और फिर धीरे धीरे से वापस आ जाना, हाथों को मिला लेना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसका अभ्यास आप 3 से 4 बार तक कर सकते हैं। यहीं से हम करते हैं स्टैंडिंग चक्र। इसको कुछ लोग स्टैंडिंग सर्प भी कहते हैं, कुछ स्टैंडिंग चक्र भी कहते हैं। इस प्रकार से अपने हाथों को कमर पर टिका देना और पीछे की ओर झुकना। सर पर पड़ने वाले आराम को आप अनुभव करेंगे। यदि आपकी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या लंबर पेन है, लोअर बैक पेन है, तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते हैं। इसको भी आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं, हाथों को आपस में मिला लें, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। प्रयत्न शैथिल्यम। इन क्रियाओं का तो नियमित अभ्यास करें ही, साथ ही आप अपना ट्रिगर पॉइंट नोट करें, यानी आपको कब सर में दर्द होता है। जैसा हमने आरंभ में बताया कि बहुत सारे कारण होते हैं सर दर्द के। आप अपने ट्रिगर पॉइंट को नोट करें। अगर आपको खाने का गैप ज़्यादा हो जाने से सर दर्द होता है तो अपने भोजन का समय निश्चित करें, या फिर अगर आपको ट्रैवलिंग में दर्द होता है तो ये देखिए कि कहाँ आपका पॉस्चर रॉन्ग हो रहा है,